Hi everyone, welcome to Besides Academy. So today in this lecture we are going to see the हिंदू की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज की जो भी आर्टिकल्स है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो जुलाई 12 2021 जो भी आर्टिकल्स है उसको हम लोग देखेंगे। सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल Besides Academy to make your preparation for UPSC administrative PCS examination. So लेक्चर स्टार्ट करते हैं। First article है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप ऑल सेक्शन इन माइंड आदित्यनाथ। तो रिसेंटली यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बेसिकली एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जिसको बोलती है स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर 2021 टू 2030। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी ये जो है वो बेसिकली एम्स क्या करती है कि जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, उसको कंट्रोल करने के बाद जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको कंट्रोल करने के बाद, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली अगर कोई स्टेट्स है वो बेसिकली यूपी है। और उन्होंने ये बात बोली कि जो रूट कॉज है फॉर द मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी हो गई, पॉवर्टी हो गई, वो बेसिकली पॉपुलेशन है। क्योंकि देखो आप रिसोर्सेस इतनी है और पॉपुलेशन इतनी है, तो वो पॉपुलेशन वो बेसिकली फाइट करेंगे फॉर दिस रिसोर्सेस। ठीक है, तो मेजर पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा है। और इसमें उन्होंने बात बोली गई कि इसका एम क्या है। तो इसका ये जो एम उन्होंने बात बोली गई कि जो डिक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर वुमन कितने बॉर्न होते हैं। अभी फर्टिलिटी रेट देखोगे तो वो 2.7 है, जिसको रिड्यूस करने की बात बोली गई है टू 2.1% बाई 2026 एंड 1.7% 1.7 फॉर 2030। ठीक है, अभी क्या है कि अब जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है उनकी जो भी यूज है उसको इंक्रीज करने की बात बोली गई, जिससे ठीक है हमको 52% तक बाय 2030 इंक्रीज करने की बात बोली गई। इंक्रीज मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज, लाइक अभी जो 10.8% है उसको इंक्रीज करने की बात बोली गई फ्रॉम दी 15.1% बाय 2026। फिर डिक्रीज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड, ठीक है, सो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद बोली गई है। बहुत सारे डाटास को आप दिखाई गई है। ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जो जीएस पेपर 1 में जो लोग को पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज पढ़नी है तो उसको हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यू आईटी रूल्स आर एम्पावरिंग एंड वेल प्रोटेक्ट यूजर मिनिस्टर। ठीक है, सो रिसेंटली क्या है कि जैसा कि आप जानते हो कि न्यू जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी दिया गया है। तो ये इन्होंने ये बात बोली गई कि जो इन नया आईटी रूल्स है वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 ये बेसिकली एम्पावर करती है एंड प्रोटेक्ट करती है हमारे जो भी यूजर्स है ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सो इट बेसिकली इंश्योर एंड एम्पावर द यूजर टू बी इंश्योर सेफर एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया इन इकोसिस्टम। और आप अगर देखोगे तो जो इसमें जो नए आईटी रूल्स है उसमें ये बात बोली गई है कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज है उनको ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात बोली गई है। जो भी सोशल मीडिया कंपनीज है जिनके यूजर्स ओवर 50 लाख हैं, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा उनका सोशल यूजर्स, उनको ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने की बात बोली गई है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो गई, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन हो गए, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर हो गई, तो ये सभी उनको बेसिकली अपॉइंट करने की बात बोली गई इन द न्यू आईटी रूल्स। तो इसके अगेंस्ट में फेसबुक ने, आप अगर देखोगे जो कि व्हाट्सएप ऑन करती है, उन्होंने बेसिकली ये जो आईटी रूल्स को उन्होंने चैलेंज करा इन द दिल्ली हाई कोर्ट। और उन्होंने ये बात बोली कि ये बेसिकली वायलेट करती है हमारी जो राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, सो राइट टू प्राइवेसी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन द वेरियस जजमेंट उन्होंने ये बात बोली थी कि राइट टू प्राइवेसी बेसिकली एक हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसके अगेंस्ट में ये बेसिकली न्यू आईटी रूल्स है। तो अभी क्या देखोगे तो गवर्नमेंट ने ये नए आईटी रूल्स में ये बात बोली कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनेटर को आप आइडेंटिफाई करोगे और जो भी बहुत सारा आप देखोगे तो हमारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो मेजर रोल होता है वो सोशल मीडिया का होता है। ठीक है, सोशल मीडिया को यूज करके जो भी बहुत र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, जो भी कम्युनल क्लासेस होते हैं जिससे रिसेंटली दिल्ली में हुई थी, तो उन सभी चीज़ों को जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है
उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली न्यू आईटी रूल्स को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी सोशल मीडिया है उसको इथिकल नॉर्म्स फॉलो करनी होंगी, जो भी फर्स्ट ओरिजिनेटर उसको आइडेंटिफाई करने की बात बोली गई है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने बात बोला है कि जो भी टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट या जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो भी मैसेज उनको करते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मीन्स कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये बेसिकली उसकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी आप देखोगे तो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये बेसिकली अभी गवर्नमेंट वर्सेस जो भी सोशल मीडिया है उनमें बहुत सारे अभी टसल चल रही है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आईटी मिनिस्टर को भी बेसिकली चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा कांधार इवैक्यूएशन इज अ टेम्पररी सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कॉन्सुलेट जनरल हैज नॉट बीन क्लोज्ड सेज मिनिस्ट्री। तो आप जैसे वो कि जो अफगानिस्तान है उसमें जो प्रेजेंस है ऑफ दिस तालिबान वो बहुत इंक्रीज हो रही है। अभी रिसेंटली में रशिया में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला कि लगभग 85% ऑफ अफगानिस्तान है उन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। मेजर की एरियाज जैसे एयरपोर्ट्स हो गई और भी जो भी मेजर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स है वो अभी उनके अंडर नहीं आई है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी सिटीज है, कांधार हो गई, काबुल हो गई, तो बहुत सारे एरियाज को उन्होंने 85% लगभग उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। मीन समझ लो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है, उन्होंने बेसिकली 85% एरिया को कंट्रोल करके रखा। मीन्स कि एक पूरा कंट्री ही इंसर्जेंट ग्रुप्स के अंडर में है, ठीक है। ये रीजन क्या है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जियो बाइडेन, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि बेसिकली अपने जो भी वो आर्मी है उनको पुल आउट कर लेंगे फ्रॉम द सितंबर 11, ठीक है। सितंबर 11 तक वो टोटल अपने जितने भी आर्म्स जो कि डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान उसको फिर से वापस ले लेंगे। तो अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है जैसे रशिया हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ठीक है, तो ये पाकिस्तान हो गए, तो इन सभी को बहुत ही मेजर कॉन्सर्न है। क्योंकि इन एरिया में अगर मान लो कि अगर तालिबान फिर से ग्रू होती है, फिर से अगर इनकी जो प्रेजेंस वो बढ़ती है, तालिबान बढ़ेगी तो आईएस बढ़ेगी, फिर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी, तो जितने भी हमारे जो तुम्हारे मिडिल ईस्ट हो गई या साउथ ईस्ट एशिया हो गई वो डीएस्टेबलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर इन एरिया में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो चाइना भी बहुत ही कॉन्सर्न में है। उन्होंने बेसिकली उन्होंने भी अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उसको उन्होंने ये नोटिस इशू किए कि जितने भी वहाँ सिटीजन हैं वहाँ से तुरंत वो इवैक्यूएट कर ले, ठीक है। तो फाइट ये बेसिकली जो भी तालिबान वो बेसिकली अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो बेसिकली फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे एरियाज को उन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन जो भी मेजर एयरपोर्ट्स आप देखोगे तो वो सभी अभी उनके अंडर नहीं आई है, ठीक है। सो आप अगर मैप देखोगे तो ये बेसिकली अफगानिस्तान है, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान। तो आप बता सकते हो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर किसके किसके साथ लगता है। देखो चाइना रीजन क्या है, चाइना का ये प्रोविंस को आप देखोगे तो ये इसको बोलते हैं जिनजियांग। और ये जो ये उगुर मुस्लिम्स रहते हैं, तो ये चाइना को डर है कि चूंकि ये उगुर मुस्लिम्स है और ये फंडामेंटलिस्ट है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो उगुर मुस्लिम्स है वो दे कैन टेक हेल्प ऑफ दिस तालिबान, और यहाँ पर इंसर्जेंसी है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान को भी आप देखोगे तो पाकिस्तान भी की बॉर्डर वो बेसिकली अफगानिस्तान से सटी हुई है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ जो भी टेररिस्ट अटैक्स आप देखोगे तो पाकिस्तान में ऑलरेडी अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो पाकिस्तान में भी इंक्रीज हो जाए। और इंडिया का भी कॉन्सर्न है क्योंकि इंडिया चूंकि ये एरिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो हम लोग ऑफिशियली बोलते हैं कि जो हम लोग का जो बॉर्डर वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन चूंकि ये जो प्लेसेस है वो बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि अभी पाकिस्तान के अंडर में है। तो इन ऑफिशियली हम लोग का तो बॉर्डर अफगानिस्तान का साथ नहीं लगता है, लेकिन अगर यहाँ आईएसआईएस की जो प्रेजेंस है या तालिबान की प्रेजेंस अगर बढ़ेगी तो इंडिया का भी कॉन्सर्न होगा। क्योंकि जो भी हमारे जो ऑलरेडी हमारे जो जेएनके हो गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गई, उसमें जो मिलिटेंट की जो भी एक्टिविटी है वो बहुत ही हाई है। इधर आप देखोगे तो हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन इन द पैंगोंग लेक हो गई, ठीक है, लद्दाख रीजन में वो बेसिकली ऑलरेडी खराब है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजन है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। और अगर ये तालिबान यहाँ इमर्ज होगी तो हमारे जो सिचुएशन है वो और भी खराब हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो आप अगर ये देखोगे तो ये बेसिकली कांधार है और अफगानिस्तान की जो भी ये कैपिटल काबुल है, ठीक है।
ये आप देख लो, इस्लामाबाद है ये पाकिस्तान की, और ये टेरिटरी है, ठीक है, ये देख लो। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेशर फ्यूज पॉइंट टू पाकिस्तान हैंड। तो ये रिसेंटली क्या है कि जो लश्कर तैयबा आप अगर देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो जो एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स की जो एयरबेस है, उनमें ड्रोन अटैक्स हुई थी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लश्कर तैयबा ने आईएसआईएस और वहाँ के जो भी मिलिट्री है उसकी हेल्प ली थी, ठीक है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों ने, चूंकि इसराइल की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने लिया है, लेकिन ये बात बोली गई कि ये जो एयर अटैक, ये जो ड्रोन अटैक हुआ था, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हुआ था, मतलब कि पहली पहली बार ऐसा टाइप का काइंड का देखा गया। पहले पिछले क्या होता था कि जो भी मिलिटेंट्स है वो हमारे जो भी बॉर्डर्स है, वो चूंकि पोरस बॉर्डर है तो वो उनके थ्रू इलीगली इंटर करते हैं, फिर वहाँ जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि वो इंटर नहीं कर रहे, वो ड्रोन से अदर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टू क्रिएट मतलब डिस्टेबलाइज आवर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये बात वो गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा काबुल एयरपोर्ट गेट एंटी मिसाइल सिस्टम। सो जैसा मैंने बोला कि जो यूएस है, और ठीक है, तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि सितंबर 11 से वो बेसिकली अपने जितने भी टोटल ट्रूप्स उसको वो पुल आउट कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी और 85% जो भी एरियाज है, तालिबान ने ये बात बोली है, उन्होंने क्लेम करा है कि उन्होंने अब 85% एरिया ऑफ अफगानिस्तान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो उसको बहुत सारा आप अगर देखोगे तो जो भी अफगानिस्तान की जो भी जो भी की बिल्डिंग्स है, एयरपोर्ट्स हो गई, पार्लियामेंट्स हो गई, और जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड बिल्डिंग्स हो गई, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को उन्होंने, जो भी नाटो अलाइज कंट्रीज हो, उन्होंने बेसिकली हेल्प करा है कि जो भी जैसे एयरपोर्ट्स हो गए तो वो नाटो की जो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी डिप्लोमेट्स है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, ठीक है, वो वहाँ वर्क कर पाए, ठीक है, उनको मदद कर पाए। तो इनके लिए उन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम को वहाँ उन्होंने बेसिकली इंस्टॉल करा है। और आप अगर देखोगे तो तुर्की ने भी बात बोली गई कि जो जैसे ही यूएस की ट्रूप्स वहां से विड्रॉ करती है तो तुर्की भी उनके हेल्प के लिए सामने आएगा, ठीक है। तो ये सभी बात बोली गई है। ये जो मिसाइल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो बेसिकली काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड द मोटर सिस्टम है, और जो तालिबान है वो बेसिकली यूज करती है ये मोटर सिस्टम को ही वो यूज करती है। तो इनके अगेंस्ट में ये काउंटर रॉकेट एंटी आर्टिलरी एंड मोटर सिस्टम को उन्होंने वहां पर इंस्टॉल करा है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कोऑपरेटिव स्पिरिट्स। तो रिसेंटली क्या है कि नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसको अमित शाह को दिया गया है। सो इस आर्टिकल में ये बात बोली गई कि आप अगर देखोगे तो जो कोऑपरेटिव्स का जो रोल होता है इन द स्टेट, इन द मार्केट, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कंट्री के जो भी डेवलपमेंट्स है उसमें जो कोऑपरेटिव्स है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स में आप देखोगे तो कोई भी एक इंडिविजुअल वहाँ ओन नहीं करता, बल्कि जितने भी मेंबर्स उनके जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो जितनी भी रेवेन्यू आती है वो बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी में। तो हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें उनके जो भी डेवलपमेंट्स है, पॉवर्टी रिडक्शन है, जो भी अदर डेवलपमेंट इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो नया जो मिनिस्ट्री फॉर्म की गई, दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो ये बहुत सारे लोग ये एप्रीहेंशन कर रहे हैं कि ये जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है ये बेसिकली ट्राई टू कंट्रोल द कोऑपरेटिव्स, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो बहुत सी एरिया में काम करती है, जैसे मिल्क हो गई, कॉटन हो गई, हैंडलूम्स हो गई, हाउसिंग हो गई, एडिबल ऑयल हो गई, शुगर, फिशरीज, फर्टिलाइजर। तो इन सभी बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेटिव्स काम करती हैं। तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स बेसिकली एक कॉन्क्रीट लिस्ट में आती हैं। तो कॉन्क्रीट लिस्ट में आने के कारण क्या होता है कि स्टेट भी, सेंटर भी उन पर लॉस बना सकती हैं। और 2002 में देखोगे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी स्टैब्लिश किया गया था। मीन्स कि बहुत सारे कोऑपरेटिव्स को आप देखोगे तो वो बेसिकली एक स्टेट में नहीं काम करती, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में काम करती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को पास किया गया था। तो कोऑपरेटिव्स को आप देखोगे तो ये बात बोली जा रही है कि गवर्नमेंट क्या कर, ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट क्या करेंगी कि गवर्नमेंट जितने भी कोऑपरेटिव्स है उनसे वो पॉलिटिकली नेगोशिएशन करेंगे। मीन्स क्या वो इनफॉर्मल वे में थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वो, क्योंकि आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एरिया में बहुत ही कोऑपरेटिव्स काम करती हैं, तो वो क्या करेंगे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव और मतलब अनऑफिशियली नेगोशिएट करेंगे विद दिस कोऑपरेटिव्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज, ठीक है।
तो ये बात बोली गई कि मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन और डिस्ट्रॉय द सेक्टर इन द सम स्टेट। तो बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे, जैसे हमारे साउथर्न स्टेट्स है, वहाँ जो कोऑपरेटिव जो भी है वो बेसिकली मोस्ट डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्थन इंडिया है उसमें जो भी कोऑपरेटिव्स आप देखोगे तो वो उतनी डेवलप नहीं हुई। रीजन क्या है कि यहाँ मिसमैनेजमेंट पाई जाती है, यहाँ करप्शन पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही लोग क्या करते हैं कि कोऑपरेटिव स्टैब्लिश करते हैं और वो क्या करते हैं फिर जितनी प्रॉफिट होती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। सो कोऑपरेटिव आर द आल्सो इफेक्टिव इन मीडिएटिंग द पॉलिटिकल एट द लोकल लेवल, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स क्या करती है, कोऑपरेटिव्स बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप है ऑफ द पीपल। तो अगर मान लीजिए ये कोऑपरेटिव्स है, ये बेसिकली डेयरी फार्म्स की हैं या एग्रीकल्चर की हैं, तो अगर मान लो सरकार से कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, जितने भी कोऑपरेटिव्स है, छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स हैं, उनसे वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकती है, ठीक है। पॉलिटिकली वे में क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उनसे नेगोशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव से नेगोशिएट करना इन द पॉलिटिकल वे ये बहुत ही इजियर हो जाता है फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा केरला मॉडल फॉर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। सो इस आर्टिकल में बेसिकली जितनी भी हमारे जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं वो भी अभी भी उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो उनने ये बात बोली गई कि जो केरला का जो मॉडल है फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, वो बेसिकली एक मॉडल बन सकता है फॉर आवर नेशन, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री टू डील विथ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। जिससे आप देखोगे तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बहुत सारे जो भी आप देखो वुमेन्स है, तो उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनको आप देखोगे तो इक्वल पे नहीं मिलता। अगर आप वर्क कोई भी एरिया में वर्क करने जाओगे तो जो मेल एंड वुमेन को इक्वल वेज देने चाहिए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वेजेस है वो बेसिकली मेल को ज़्यादा दी जाती है और वुमेन को कम दी जाती है। लेकिन वर्क में आप देखोगे तो वुमेन से ज़्यादा वर्क कराई जाती है एज कम्पेयर टू मेल। सो डिस्क्रिमिनेशन में आप देखोगे तो बहुत सी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। हमारे जो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन वो बेसिकली आप देखोगे तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ही बोली जाती है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बेसिकली अदर टाइप्स की भी होती है, जैसे मैरिटल स्टेटस के ऊपर हो गए, जेंडर हो गए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई, ईटिंग प्रेफरेंसेस, मतलब कि मान लो अगर कोई भी लोग है जो अगर बीफ खाते हैं और कोई नॉन बीफ है, मतलब कि नॉन वेजिटेरियंस है, कोई भी वेजिटेरियंस है, तो वो क्या है कि अपने जो भी ईटिंग हैबिट्स है उनके बेसिस पे वो जो भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वो बेसिकली होगा। मान लो कोई भी हिंदू पर्सन है, अगर वो द सामने पर्सन अगर बीफ खाता है तो उसके साथ जो रिलेशन होंगे और दिस पॉसिबिलिटी कि उनके साथ वो रिलेशन वो अच्छे नहीं होंगे। सो हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन प्रोजेक्ट है जो कि एक जेंडर ग्लोबल लॉ स्कूल है, उन्हें ये बात बोली गई कि उन्होंने ये बात बोली कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी एरिया है तो लोग पसंद करते हैं कि उस एरिया में जो भी लोग रहे वो सेम रिलीजन के हो। सो आपने इंडिया को सोसाइटी में आपने देखा होगा कि जो भी सेटलमेंट होती है, जो भी हैबिचुअल सेटलमेंट होती है, तो उसमें एक ही रिलीजन के लोग आसपास पाए जाएंगे। अगर यहाँ हिंदू लोग मेजोरिटी में है तो वहाँ हिंदू लोग ही ज़्यादा होंगे, या मुस्लिम लोग हैं तो वो मतलब कि जहाँ एक रिलीजन के लोग हैं वहीं वो लोग सेटल होना पसंद करते हैं। अगर यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है तो यहाँ कोई भी हिंदू रहना पसंद नहीं करेगा, या अगर हिंदू मेजोरिटी एरिया है तो वहाँ कोई भी मुस्लिम अकेले रहना पसंद नहीं करता। ये बेसिकली बात बोली गई है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन में आप देखोगे जैसे आप रिसेंटली क्या हुआ कि सेक्शन 377 जो भी आईपीसी जो कि डील करती है विद सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब कि जो भी आप देखोगे तो जो भी एडल्ट है जो भी सेम सेक्स के हैं, ठीक है, तो उनको वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं जो एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है। लेकिन चूंकि लॉफुली उनको ये परमिशन दी गई है, ठीक है, सेक्शन 377 को बेसिकली उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इनवैलिड दिया है, लेकिन अभी क्या है कि जो सोसाइटी लेवल पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मतलब कि लॉफुली तो उनको राइट्स मिल गए हैं, लेकिन एट द सोसाइटी लेवल लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो भी सेम सेक्स के लोग हैं जो एडल्ट है वो मतलब एक लोग मतलब सेम सेक्स के लोग साथ में अपने साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, ठीक है। सो रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इनके बेसिस पे आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बात बोली गई है कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अदर चीजेस भी हैं जैसे इथनिसिटी हो गई, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो गई, नेशनैलिटी हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गई, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई, डिसेबिलिटी है कोई, फिजिकल अपीयरेंस हो गई, तो इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में आप देखोगे तो यूएसए में
यूएसए में जो भी ब्लैक अमेरिकन है एंड द वाइट अमेरिकन, तो उनके उनके बीच में हमेशा क्लैश होती रहती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे जगह पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इन पठान जमाल वाली वाज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था दिस इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर सच एज फेस ऑफ दलित वुमेन, ठीक है। सो दलित क्या होती हैं, वो बेसिकली मोर फेस करती है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बात बोली थी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है वो बेसिकली जो हमारे सोसाइटी में पाई जाती है, तो आप अगर देखोगे तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी बिल जिसको 2016 में इंट्रोड्यूस भी किया गया था, वो बेसिकली बिल वो लैप्स कर गई थी इन 2019 बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, और अभी भी कोई नई बिल इंट्रोड्यूस नहीं की गई है जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन से डील करती हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें ये बात बोली गई कि जो कि केरला में बहुत सारे लॉज बनाए गए जो कि डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली बैन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा शेपिंग ट्राइलेटरल एज अ रूम लुक्स टू इंडो पैसिफिक। सो अभी क्या है कि इसमें बात बोली गई है कि जो देयर इज अ पुश बैक अगेंस्ट चाइना स्ट्रेटजिक ऑपरेशन बिटवीन इंडिया, इटली एंड जापान। तो इस आर्टिकल में बेसिकली उतनी बात मतलब बेसिक जो इम्पोर्टेंट बातें उतनी बोली गई नहीं, कि मतलब ये बात बोली गई कि देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है। जो इंडो पैसिफिक के जो स्ट्रेटजी है कि जो इंडो पैसिफिक जो एरियाज में जो भी रोल है ऑफ इंडिया वो बेसिकली इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जो भी यूएस का आप अगर देखोगे तो यूएस ने बेसिकली जो एरिया का नाम था, ठीक है, उसको चेंज कर दिया, उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया, ठीक है। पहले एशिया पैसिफिक थी, अब उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि जो इम्पोर्टेंस इन इंडिया इन द इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन में जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो चुका है। अभी आपने देखा होगा तो क्वाड है, फिर क्वाड प्लस की भी कॉन्सेप्ट उन्होंने बेसिकली बनाई है। क्वाड में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, और क्वाड प्लस में अदर कंट्रीज को बेसिकली इंक्लूड करने की बात बोली गई टू द काउंटर चाइना। तो रिसेंटली क्या है कि इटली की भी जो रोल आप अगर देखोगे तो इटली भी बेसिकली इंडिया के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है इन द इंडो पैसिफिक रीजन उसको इंक्रीज कर रही है टू कंट्रोल दिस एग्रेशन ऑफ दिस चाइना। और अब आप अगर देखोगे तो इटली वो बेसिकली पार्ट है दिस बीआरओ, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आप अगर देखोगे तो इटली बेसिकली पार्ट है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इन फ्यूचर में क्या होगा कि जो चाइना है कि जो बीआरओ है वो उनकी इटली उनसे मतलब बाहर हो जाए, ठीक है। ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट तुम्हारा वैक्सीनेशन रेट स्लोस डाउन। सो इसमें ये बात बोली गई कि जो हमारी जो वैक्सीनेशन रेट थी जो पहले थी जून में, और अभी जो जुलाई 1 से लेकर 10 तक है तो बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो जुलाई 1 से 10 तक जो हमारा जो वैक्सीनेशन है वो बेसिकली 4.03 बिलियन डोजेस है। और अगर हम लोग अपने पूरे अडल्ट जितने भी अडल्ट पॉपुलेशन है उनको अगर 2021 के दिसंबर 31 तक अगर उनको वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो हमको लगभग 8.65 मिलियन डोजेस उसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा इन द डेली, ठीक है। लेकिन अभी जो रेट है वो बेसिकली मतलब हाफ, मतलब कि अगर इस रेट से हम लोग अगर चलेंगे तो हम लोग को 1 साल और मतलब 2 साल लगेंगे टू वैक्सीनेट ऑल द सिटीजन, ठीक है, टू आवर कंट्री, ठीक है। इसमें ये बात बोली गई है। नेक्स्ट तुम्हारा इसमें यही बात बोली है कि आप अगर देखोगे तो ओनली 7.7% जो कंट्री की पॉपुलेशन उसको फुल्ली वैक्सीनेट किया गया अभी तक। ओनली 3.1% जो भी कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है उसको 1 डोजेस मिली है, मीन्स 32% जो भी लोग हैं पॉपुलेशन है उनको 1 डोजेस मिली है। और आप और बहुत सारे 5 स्टेट्स में देखोगे तो लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन है उन्होंने बेसिकली दोनों डोज मिली, ठीक है। सो 32% लोग हैं जिनको फर्स्ट डोजेस मिली है एंड 5% लोग हैं जिनको बोथ डोजेस मतलब दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। दिल्ली में आप देखोगे तो 42.7% है जिनको पॉपुलेशन है जिनको एटलीस्ट 1 डोजेस मिली है। यूपी में आप देखोगे तो 20% है, केरला में 40% है, आंध्र प्रदेश में 2% है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ठीक है कि कितने लोगों को एक डोजेस मिली, कितने लोगों को 2 डोजेस मिली है, ठीक है। So thanks for watching us, and you must subscribe our channel and like and share. So thank you.